हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल का हम लोग का क्वेश्चन था, पूछा हुआ कि बताइए जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है यानी पहला, वह कहां से कहां तक है बाबू? तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, ठीक। अगर यही क्वेश्चन था दोस्त कल का, आज का मेरा क्वेश्चन है कि आज का क्वेश्चन एक और इसी पर बता दे रहा हूँ कि बताइए नेशनल वाटरवे सेकंड जो है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय दूसरा, यह कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो सदिया से धुबरी पट्टी, सदिया से धुबरी पट्टी। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। कितना? 891 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। आज का हम लोग क्यूज स्टार्ट करते हैं घटना चक्र के जियोग्राफी के साथ। चलिए, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कोरोमंडल तट। कौन सा तट बाबू? कोरोमंडल तट। यानी देखिए, अब कोरोमंडल तट सर कहाँ है? तो जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के तट को ही क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, ठीक है। मालाबार तट होता है केरल, ठीक है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, ठीक है। एक होता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट सर आंध्र प्रदेश का जो तट है ना, उसको क्या कहते हैं हम? उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। समझ में आ गया ना? मालाबार तट कहाँ है? केरल में, ठीक। आइए, तो कह रहा है कि 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कोरोमंडल तट सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था, ठीक है। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश का तट। जो हुदहुद आया था 2014 में बंगाल की खाड़ी में, उससे आंध्र प्रदेश का जो तट है ना बाबू, वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बात किया जाए कि सबसे तट के लंबाई के हिसाब से सबसे अधिक तटीय वाला राज्य कौन है? गुजरात। यानी गुजरात राज्य के तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। उसके बाद में किसका है बाबू? उसके बाद में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और चौथे स्थान पर कौन सा है? केरल, ठीक है। ऐसे चलते रहता है सीक्वेंस में, कोई दिक्कत? चलिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? यानी सुनामी वार्निंग सेंटर, वार्निंग माने चेतावनी नहीं होता है कि चेतावनी दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है बाबू? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, याद रखिएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ के राजधानी है बाबू? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के हाई कोर्ट की स्थापना 2019 ईस्वी में 2019 में कहाँ हुआ था? हैदराबाद में ही। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, मूसी नदी के तट पर स्थित है। चार मीनार कहाँ है बाबू? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। हैदराबाद में ही 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। और सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर ही यानी प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जो है ना, सरोजनी नायडू बाबू, सरोजनी नायडू कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू द्वारा। इस प्रकार प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वह कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, कोई दिक्कत? आइए, सरोजनी नायडू के दोस्त, कल का मेरा क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू के एक फेमस पत्रिका है। सरोजनी नायडू का एक फेमस पत्रिका है, उसका आप लोग नाम बताइएगा कि वह कौन सा पत्रिका को लिखी है सरोजनी नायडू, या बुक है, ठीक है। बताइएगा कि वह किसकी रचना की है सरोजनी नायडू। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है बाबू? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 1875 में स्थापित हुआ था और
1928 में इसे पुणे तथा अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसे फिर क्या किया गया कि 1928 में पुणे लाया गया था, किसका, भारतीय मौसम विज्ञान को, और फिर 1944 में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली में ही। तो ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ कि भारतीय मौसम वेधशाला भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है विभाग, तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखिए, वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। किसे बाबू, तो ये सब जो प्राकृतिक आपदा के लिए वर्तमान में 22 बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। कितने हैं, 22 बाढ़ प्रभावित राज्य है एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश एवं 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ द्वारा ग्रसित स्टेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर बिहार में। ठीक, चलिए दोस्त, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। अब कोयना क्षेत्र क्या है बाबू, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र क्या है, तो देखिए भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार कोयना जो बांध है ना, कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कोयना बांध कौन नदी पर है, महाराष्ट्र में कोयना बांध, ठीक है, कोयने नदी पर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनिएगा, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तट पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जलस्तर में परिवर्तन के साथ साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। यानी कोयना अगर जो जलाशय है, कोयना नदी के जो जलाशय है, कोयना नदी, उसके जलाशय में अगर परिवर्तन होगा, अगर बढ़ेगा, तो कोयना बांध के पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है, यानी वहाँ पर दलदली की मात्रा बढ़ जाता है। यानी कोयना नदी जो है ना, कोयना जो जलाशय है, अगर उसमें जल स्तर बढ़ेगा ना बाबू, तो उसमें क्या होता है कि भूकंप के हल्का फुल्का सिम्टम आ जाता है, लक्षण आ जाता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में, भारत में उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा आता है। भारत में कौन से राज्य में बाबू, उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा आता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, बताइए, लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, लातूर महाराष्ट्र में। और लातूर महाराष्ट्र को देखकर क्या ख्याल आया, यहाँ पर ही क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी करें, इक्वलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो कर्नाटक पठार। कर्नाटक का जो पठार है ना बाबू, वह उच्च भूकंपीय क्षेत्र की तीव्रता जोन में नहीं आता है। अब सर उच्च में आता कौन कौन है, तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना हिमालय के तटीय राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब जितना लगा हुआ है ना हिमालय से करीब, वो सब उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है, दिल्ली तक जोन में आ जाता है। इसीलिए आए दिन हमेशा सुनते होंगे कि उधर एरिया में भूकंप आया है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया, पंजाब के कुछ पार्ट में। ठीक है, अच्छा देखिए, भारत में भूकंप क्षेत्र की तीव्रता को 4 जोन में बांटा गया है। भूकंप क्षेत्र की जो तीव्रता के हिसाब से 4 जोन में बांटा गया है भारत को। ठीक, अब इसमें देखिए कच्छ जो है ये भी उच्च तीव्रता के भूकंपीय क्षेत्र में आता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है। लेकिन कर्नाटक का पठार इससे कभी नहीं आता है, चाहे महाराष्ट्र में कभी भी भूकंप नहीं आता है, ये सब पठार में, ठीक है, भूकंप नहीं आता है। कोई दिक्कत है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है बाबू, तो 4। आ गया ना क्वेश्चन, यूपी लोअर सब
सब प्री में 2013 में पूछा है ये कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो 4। सुनिए, देखिए भूकंप क्षेत्र जो है ना बाबू, उसका नामकरण 4 गो में किया गया है। एक तो 2 से 6, 3 से 7, 4 से 8, 5 से 9 यह रेंज है। और वेरी हाई डैमेज जो जोन है ना वह 5 से 9 वाला जोन है, 5 से 9। लो डैमेज वाला 2 से 6 वाला, 2 से 6 वाला लो डैमेज है। और हाई डैमेज बाबू 5 से 9 वाला है। अब देखिएगा भुज जोन 5 में आता है, भुज जो है जोन 5 में आता है। हैदराबाद जोन 2 में आता है। अच्छा, भूकंप मंडल 2 में आता है। श्रीनगर 5 में आता है। तो श्रीनगर बता दिए, जम्मू कश्मीर हाई जोन में 5 से 9 हाई जोन। ठीक, चेन्नई, अब देखिए चेन्नई 3rd जोन में आएगा। 3rd माने डैमेज टू बिल्डिंग्स, यानी हल्का फुल्का बिल्डिंग के डैमेज करने लायक आएगा भूकंप इधर। ठीक, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, बिहार। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, बिहार। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ना वह सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अब भारत का भी पूर्वी क्षेत्र, बिहार का भी पूर्वी क्षेत्र, कहें कि गंगा नदी इधर ढलाव में आती है, और जो भी ढलाव में आती हैं तो उधर ज़्यादा तबाही मचाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा तबाही। ठीक है, आइए सुनिए। बाढ़ उत्तर प्रदेश के मैदान, भूकंप से हिमालय क्षेत्र, सूखा से पश्चिम मध्य भारत क्षेत्र, और सुनामी से भारत का दक्षिणी तटीय। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था, तो अरब सागर में। तौकाते कहाँ पर उत्पन्न हुआ था बाबू, अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में। सुनिएगा, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की परंपरागत बढ़ गई है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, बाढ़ की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि गाद के भरपाई के कारण नदियों की गहराई क्या हो गया है, घट गया है। गाद नीचे जम जाएगा तो नदी की गहराई नहीं घट जाएगा, खुद ही कहते। तो ए और आर दोनों सही है। चलिए दोस्त सुनिएगा, 2 कथन है और उसके कारण भी है। ठीक, कथन और कारण है। सुनिए, करे कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय जो क्षेत्र है ना बाबू, उसमें भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भूस्खलन क्या होता है सर? भूस्खलन होता है ना कि जैसे आप पृथ्वी पर हैं, इसका जो पृथ्वी के सतह है उसको फिसल जाना, एक स्थान से दूसरे जगह फिसल जाना, यही भूस्खलन कहलाता है। भू धंस जाना। ठीक है, यानी हम अभी बैठे हैं, पता चला कि नीचे, पता चला कि नीचे। हाँ ठीक है, पूर्वोत्तर में सेना के जो भारतीय सेना है मेरे जवान आर्मी के, वहाँ पर ऐसा ही घटना हुआ था। छावनी ही पूरा भूस्खलन के कारण नीचे चला गया। जैसे छावनी उस पर बना था, पूरा बिल्डिंग बना था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना था। अब पता चला कि बना हुआ बिल्डिंग अब नीचे से धंस गया, एकदम वही धंस गया। तो इसी को कहते हैं भूस्खलन। क्या कहते हैं? भूस्खलन, यानी नीचे धरती का धंस जाना, दब जाना, यही का कहलाता है भूस्खलन। ठीक है, सीता जी को आप लोग देखे होंगे अग्नि परीक्षा देते हुए अंदर चली जाती है ना। अग्नि परीक्षा देने के बारे में याद आ गया, जौहर प्रथा के बारे में आप लोग को जानकारी है? क्या है? राजपूतों द्वारा शायद राजस्थान में था, उसके पति युद्ध में चले जाते थे, अगर मर जाते थे तो नहीं। जौहर प्रथा देखिए क्या था। जौहर प्रथा था कि अगर कोई भी औरत अपमानित, किसी भी औरत को अगर अपमानित किया जा रहा है, अगर वह अपमान सह नहीं पाती थी तो अपमान से बचने के लिए, जैसे किसी भी औरत पर लांछन नहीं लग जाता है, तो वह अपने अपमान से बचने के लिए जौहर प्रथा था कि उसमें क्या होती थी कि अपने आप को आग में जला लेती थी। बात समझ में आ रहा है कि खुद से सोच लो कि शरीर में आग जला देते थे, इसी को कहते थे जौहर प्रथा। बहुत भारत में पहले प्रचलित था कि अगर कोई भी औरत है, अगर उसको अपमान हो गया है या अपमानित हो गई है, किसी प्रकार का उस पर ब्लेम लग गया है, तो वह अपने आप को अपमान से मुक्त करने के लिए या अपने अपमान को साबित करने के लिए वह अग्नि परीक्षा दे देती थी, यानी अग्नि में जिंदे जल जाती थी। सोच के देखो कि कितना औरतों पर, इसी भारत के देश में कितना
मतलब कि हद तक ये सब गलत काम हुआ है। जहाँ पर भगवान बुद्ध की धरती है वहीं पर सोचिए 1829 में, सोचिए कि 1829 में सती प्रथा बंद नहीं हो रहा था जी, इसको ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। अंग्रेज आकर यहाँ पर बंद करवाया। कितना घटिया किस्म के इंसान है। हम बात करते हैं बौद्धिस्ट के जैन के। ये धरती बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ हुआ है गड़बड़। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब तो सही है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। अब बताइएगा भूस्खलन का देख लिए खनन भी एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। अब खनन कैसे सर? मान लीजिए हम लोग यहाँ पर है, अगर बगल में खनन कार्य होगा तो यहाँ के मिट्टी भरक कर उधर गिरेगा ना, गिरेगा कि नहीं? अगर आपका घर है और उसके बगल में खना जाए इनार पोखरा तो आपका बिल्डिंग हो सकता है गिर जाए, तो उसी को भूस्खलन कहते हैं। समझ में आ गया ना? नीचे दब जाए, वहाँ की मिट्टी खिसक जाए, वहाँ की मिट्टी खिसक जाए। तो कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की जो खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण बंगाल में ठंडा कम लगेगा। ठंडा जितने जाइएगा ना हुगली नदी की ओर, समुद्र की ओर, तो बंगाल की खाड़ी की ओर, तो उतना ही आपको ठंडी कम लगेगा। ठीक है, कहा कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण क्या होता है? बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात आता है। और चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या है? तो लो प्रेशर बनना, यानी निम्न दाब क्रिएट होना। निम्न दाब हाई टेम्परेचर मारेगा ही चक्रवात ला देगा। अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रभावित हो रहा है चक्रवात से, न्यूज में अभी देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रभावित हो रहा है वहाँ चक्रवात से। ठीक, आइए कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में, सुनिएगा, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। यानी भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक चक्रवातों से पीड़ित है। पश्चिमी तट कहने का मतलब दोस्त, जो केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो एरिया है ये सब कहलाएगा पश्चिमी तट। क्या कहलाएगा? यानी इस सब का जो किनारा है ना समुद्र से लगा हुआ, ये सब पश्चिमी तट हो गया। आप पूर्वी तट में देखिए, तमिलनाडु के जो कोरोमंडल से तट से लेकर पूरे बंगाल के खाड़ी में आ जाइए, बंगाल के साइड तक, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, इधर आ जाइएगा सब, तो ये सब पूर्वी तट कहलाता है। कोई दिक्कत? तो पूर्वी तट में अधिक चक्रवात आता है एज कंपेयर टू पश्चिमी तट। समझ में आ गया? अब सर सुनिए, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। कारण क्या है? तो भारत का जो पूर्वी तट है ना, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ठीक है, देखिए ए और आर दोनों सही है, पड़ता है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चक्रवात आने का अधिक प्रभावी कारण यह नहीं है कि जो भारत है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद की ओर। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, जो कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ये सब में घटना चक्र में जो भी अनुच्छेद पूछा हुआ है अब तक, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। बताइए भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखिए मूल संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में कितना? 395 अनुच्छेद है। उसी में ए बी सी डी जोड़कर टोटल अभी 450 हो गया। 448, 450 भी कहीं दे देता है, 470 भी दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़कर अब 450 से अप्रोक्स पहुंच गया है। तो इसलिए 400 से अधिक दिया है। 465 तक पहुंच गई है इसकी संख्या। सुनिएगा, अभी संविधान में भाग भी बढ़कर 22 भाग था ना बाबू, भाग भी बढ़कर 25 हो गया है। भाग बढ़कर कितना हो गया है? 25। लेकिन मूलतः 22 ही भाग है। मूलतः भाग 22 है, लेकिन उसमें क, जैसे 4 के क, तो वो भाग बढ़ गया।
समझ में आ रहा है ना, 4 अलग हो गया, 4 के क अलग हो गया, तो ऐसे ऐसे 51 के क, तो वो तो अनुच्छेद हो गया, फिर 9 के क। ठीक है। तो ऐसे करके है, तो अभी बढ़कर भाग कितना हो गया बाबू 25, लेकिन मूलतः भाग कितना है 22। मूलतः अनुच्छेद कितना है 395, बढ़कर अनुच्छेद की संख्या 465 से अधिक, 450 से अधिक, यानी 465 से भी अधिक हो गई है, ठीक है। अच्छा, अनुसूची के बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, कितना, 8। बाद में क्या हुआ कि 4 अनुसूची बढ़ा है, तो अब बढ़कर अनुसूची की संख्या कितना हो गया 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। अब सर बताइए कि कौन सा भाग को निरस्त कर दिया गया है, किस भाग को निरस्त कर दिया गया है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, तो भाग 7 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे 395। वर्तमान में भारतीय संविधान के गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां है। अब बताइए, गणना की दृष्टि से कह रहा है और वो वर्तमान में कह रहा है, तो 465 से अधिक, यानी 400 से अधिक, 400 450 से अधिक इसमें दिया नहीं है, ठीक। और कितनी अनुसूचियां है बाबू, तो 12 अनुसूचियां है, कितना 12। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे, तो 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। लेकिन धीरे धीरे इसमें जोड़ा गया, ऐड किया गया, फिर बढ़कर आगे 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूचियां हो गई है और 465 अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल है कितने, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। सुनिए, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3। प्रशासनिक अधिकार की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करता है कौन सा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए, 323 के ए। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में ऐसा प्रावधान है बाबू कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, यानी बिना कोई राष्ट्रपति के सिफारिश के, यानी राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई विधेयक जो कर लगाता है, कोई ऐसा विधेयक जो कर टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जाएगा, यानी उसको कानून में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 और क्या है बाबू, विनियोग विधेयक, कौन सा अनुच्छेद है, 110 ना धन विधेयक 114, वित्त विधेयक 117, ठीक। वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक 117, विनियोग विधेयक 114, विनियोग विधेयक 114, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक 110। वित्त वित्त विधेयक अगर कहेगा ना, सॉरी, वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक 117, विनियोग विधेयक 114 और धन विधेयक 110। वित्त आयोग कहेगा तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280, ठीक। चलिए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, देखिए आ गया वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक 114। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 315। चलिए सुनिएगा, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है, तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 124, 124 सुप्रीम कोर्ट। संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के 315,
अच्छा, महाधिवक्ता, 101 महाधिवक्ता के बात करें कि महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति। आइए, अनुच्छेद 39 के में क्या है बाबू? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। देखिए, ये सब है नीति निर्देशक तत्व का पार्ट। कौन सा? ये सब नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। नीति निर्देशक की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद बाबू? 36 से 51। अब भाग कौन सा? भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। अब सर 36 से 51 तक, ठीक। 39 के कम में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में 41 में क्या है? काम रोजगार पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है? पैसा, यानी काम अगर किए तो उसके बदले में क्या चाहिए? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, 44 में क्या है? कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में क्या है बताइए? बच्चों के लिए, ठीक है, यानी 5 वर्ष से यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। नहीं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। कोई दिक्कत है? इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्य करता है, अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए, अनुच्छेद 46, ठीक है। सहायता विकास अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए। 47 पोषाहार स्तर, ठीक, पोषाहार स्तर। 48 कृषि और पशुपालन। 48 के क कहेगा तो पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है। 48 के क। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का, राष्ट्रीय स्मारक इमारतों का क्या करना? संरक्षण करना। 50 क्या कहता है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। पूरा खत्म। चलिए देखिए, अनुच्छेद 124 में बाबू क्या है? तो अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, आपातकाल। 245 में बताइए, 245 में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। यह है किसमें? अनुच्छेद 245 में। 368 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। 74 में क्या है बाबू? तो मंत्री परिषद, एक मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 74। 36 में नीति निर्देशक तत्व और 14 में समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, ठीक है। सुनिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 और 3 में हम फर्क बताए थे, याद है? अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी अगर भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको हम नया शामिल कर रहे हैं, नए राज्यों का गठन, कोई अलग राज्य है देश का, उसको हम भारत में मिलाएं, तो वह अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन ही भी प्रावधान करता है। तो यह कहने का मतलब है कि अगर बिहार बड़ा स्टेट है, यूपी बड़ा स्टेट है, तो इसको तोड़कर 2 भागों में बांटकर हम कर दिए, तो नए राज्यों का गठन या नामकरण उसका प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में जो भारत का हिस्सा नहीं था, अगर कोई अलग राज्य से हम मिलाएं, कोई अलग धरती था, क्षेत्र था, उसको अगर हम भारत में मिलाएं, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत। सुनिए, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। इसी में जेबी वीटो अनुच्छेद 111 में ही कोई दिक्कत। अब जेबी वीटो शक्ति क्या होता है सर? अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी विधेयक पर अनुमति देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, या उसको विलंब के लिए अपने जेबी वीटो पॉकेट में रख सकते हैं, यानी उस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे तो उसको ठंडा बस्ती में डाल देंगे। अनुच्छेद 111 कहता है। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 111। चलिए देखिए, अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। यानी देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में। 170 में बाबू राज्य विधानसभाओं की संरचना, राज्य विधानसभाओं की संरचना, यह अनुच्छेद 170 में है। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 क्या कहता है बाबू? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 के ख में है उल्लेख कि उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में जिक्र है कि स्पीकर को हटाना, स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं बाबू? तो उपराष्ट्रपति। कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 90 में है। ठीक है, सुनिए, अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण, 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330। 331 क्या है बाबू? तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 312 में है कि 312 में लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग किस में है? अनुच्छेद 315 में। लेकिन लोक सेवा आयोग के कार्य कहेगा तो अनुच्छेद 320। वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात 360। भारत में अब तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन 3 बार। राष्ट्रपति शासन 3 बार। कब कब? 65, 71, 75। 1965, 1971, 1975। अच्छा, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। असंवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए। बार बार यह क्वेश्चन पूछ रहा है, 323 के ए याद रखेगा, प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 262 अनुच्छेद। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक न्यायिक अधिकरण फिर आ गया अनुच्छेद 323 के ए, बहुत VVI। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक, देखिए अनुच्छेद 312 में राष्ट्रीय आपात का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय आपात का उपबंध 352 में। कैबिनेट शब्द 352 में बाबू देखिए, आपात स्थिति की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ही एक बार मात्र कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह कोई भी कार्य करें तो राष्ट्रपति को सूचित करें। अनुच्छेद 78 कहता है
अनुच्छेद 192 कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न है, यानी जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं उसके अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 192 में। ठीक, देखिए 215 में क्या है, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 315 सॉरी 215। ठीक है, 215। 214 में है उच्च न्याय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय के गठन कब, उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 216। किसमें, अनुच्छेद 216। देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक, 137 का है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन, अनुच्छेद 137। 239 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य जो क्षेत्र है उसके प्रशासन, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति। अगर कुछ संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज जो है ना, उसमें विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति। 241 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों, देखिए संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य का इस प्रकार है। यानी भाग 21 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कुछ हमारे संक्रमणकालीन राज्य अस्थायी और विशेष उपबंध करने वाले राज्य हैं। जैसे सर 371 के ए में महाराष्ट्र, 371 के बी में, 371 में गुजरात और महाराष्ट्र, 371 में गुजरात और महाराष्ट्र, 371 के ए में नागालैंड, बी में आसाम, सी में मणिपुर, 371 के सी में, 371 के डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और 371 के ई में आंध्र प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है ना उसका उपबंध किस में किया गया है, 371 के ई में। 371 के एफ में, 371 के एफ में बात करें तो इसमें है सिक्किम, एफ में सिक्किम। अच्छा 371 के जी में मिजोरम, 371 के जी में मिजोरम, और 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश, और 371 के एच के बाद क्या होता है आई, तो आई से इनकम यानी गोवा, इनकम होगा तो कहाँ चलेंगे, गोवा वाला बीच पर यानी गोवा। 371 के आई में गोवा, और 371 के जे में कर्नाटक, जो कर्नाटक। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग करेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक, किधर, करेंट की ओर। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला, प्रेषण कहने का मतलब है बाबू रेमिटांस, क्या चीज़, रेमिटांस प्राप्त करने वाला पहला देश भारत है। अब सर आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर आखिर रेमिटांस होता क्या है, रेमिटांस होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पापा गए हैं अमेरिका कमाने के लिए, किसी के पापा सऊदी अरब गए हैं, किसी के पापा कुछ कहीं विदेश में गए हैं, तो अगर वो यहाँ इंडिया में पैसा भेजते हैं ना, इसी को कहते हैं रेमिटांस। कोई दिक्कत, या कोई नेपाल गया है तो वहाँ से जो पैसा भेजेंगे कमा के, तो वह भारत में आएगा तो उसको क्या कहेंगे, रेमिटांस कहेंगे। अब समझ में आ गया ना। तो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटांस आता है, यानी पूरे विश्व में भारत के आदमी सबसे ज़्यादा इधर उधर हैं। लेकिन सबसे अधिक रेमिटांस की प्राप्ति किस देश से होती है, तो अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। भारतीय विदेशियों द्वारा अर्जित रुपए को रेमिटांस कहते हैं। सेकेंड स्थान पर मैक्सिको है, यानी पहले स्थान पर भारत है तो दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। भारत ने कुल 125 अरब डॉलर प्राप्त किया है, 125 अरब डॉलर रेमिटांस प्राप्त किया है। कौन, भारत। भारत सबसे अधिक यूएसए से रेमिटांस ग्रहण किया है।
हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 पुरुष में नोवाक जोकोविच को मिला है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। 8वीं बार इनको मिला है। अब सर ITF क्या होता है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यह प्रतिवर्ष दिया जाता है ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार। इसमें महिला वर्ग में आर्यन सबलंका को मिला है। आर्यन सबलंका को मिला है, यह बेलारूस के रहने वाली है। आर्यन सबलंका का संबंध किससे है? टेनिस से है। और किस देश के रहने वाली हैं? तो बेलारूस के रहने वाली हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एगा स्वीटेकर पोलैंड को मिला है। यानी एगा स्वीटेकर कहाँ के रहने वाली है? पोलैंड को। इसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एगा स्वीटेकर को। किस चीज़ का बाबू? तो टेनिस का। देखिए, टेनिस में विंबलडन 4 प्रकार के होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन, US ओपन। ठीक। अब सबसे पुराना कहेगा तो विंबलडन। स्थापना कब हुआ था? 1877 में। 1877 में। उसके बाद में बात करें तो USA ओपन। कौन सा? USA ओपन। इसका स्थापना 1881 में। कब? 1800। चलिए दोस्त, तो फ्रेंच ओपन विंबलडन बता दिए। सबसे पुराना कौन? विंबलडन। कब स्थापना? 1877 में। उसके बाद USA ओपन कब? 1881 में। 1891 में फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन के। ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। कब है? 1905 में। चारों याद हो गया। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और USA ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। अब विंबलडन कहेगा तो ग्रास पर। विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, USA ओपन तीनों को नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष में। जो विंबलडन है उसको कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। ठीक है। अब महिला में आइएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्यन सबलंका जीती है, बेलारूस के रहने वाली हैं। महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है? आर्यन सबलंका। यह किस देश के रहने वाली है? बेलारूस का। तो इससे देखिए कई प्रकार के सवाल पूछेगा। एक तो पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता आर्यन सबलंका का संबंध किस देश से है? तो बेलारूस से। एक पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता या पूछेगा कि आर्यन सबलंका खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। कोई दिक्कत है? ऐसे आए दिन क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि एक दरोगा में भी पूछा था। एगा स्वीटेकर पोलैंड के रहने वाली है, या फ्रेंच ओपन जीती है। एगा स्वीटेकर कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड के। और यह फ्रेंच ओपन जीती है। अच्छा, आंद्रासोवा चेक गणराज्य के रहने वाली है। इसने विंबलडन जीता है, विंबलडन ओपन। ठीक। और USA ओपन कौन जीता है? तो कोको गॉफ USA ओपन जीती है, या USA के रहने वाली है। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। 24 बार जीते हैं। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच 24 बार जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का यह 18 दिसंबर को, लेकिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहेगा तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या है? तो एक्ट टुडे, यानी प्रवासियों का संरक्षण, यही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी का थीम है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। कब? 25 दिसंबर को। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम बांग्लादेश है, UAE को हरा कर। तो वो विजेता कौन हुई? UAE। अंडर 19 एशिया कप कौन जीता है? बांग्लादेश। आयोजन UAE में हुआ था। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? UAE में। यह 10वां क्रम का था और इसको 8 बार भारत जीता है। 8 बार एशियन अंडर 19 कप को, विश्व कप को कौन जीता है? भारत 8 बार जीता है। ठीक। चलिए, बांग्लादेश का सीमा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। बांग्लादेश जो राज्य है ना बाबू, बांग्ला जो देश है, वह सबसे अधिक कौन से भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल से। और सबसे कम सीमा किससे साझा करता है? बताइए। मिजोरम से।
किससे? मिजोरम। मिजोरम से सबसे कम सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। कोई दिक्कत है? चलिए देखिएगा, केंद्र सरकार की LEADS यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में चंडीगढ़ एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में चंडीगढ़ एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि स्थल रोड यानी लैंड लॉक्ड राज्य में किसको? तो हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना को, यूपी को अचीवर्स में स्थान मिला है। आकांक्षी राज्य कौन कौन हैं? तो गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यही NTPC 2019-16 बहाली में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछ दिया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आकांक्षी राज्य है। याद है? उसको नेट पर खोजते रह गए, नहीं मिला। तो सोचिए यही सब हर वर्ष के अंत में आकांक्षी राज्य ये सब अचीवर्स रिपोर्ट निकलता है। तो आकांक्षी राज्य में याद रखिएगा कौन कौन है? गोवा है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तटीय राज्य में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समर स्वदेशी वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इसमें 2 आकाश मिसाइल है। यह एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यानी ऐसा मिसाइल बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? भारत। सोचिए, भारतीय वायुसेना ने समर स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी यूपी में हुआ है। सर्वेद स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी यूपी में हुआ है। यह विश्व का ध्यान का सबसे बड़ा मंदिर है। ध्यान का, जहाँ बैठकर आप ध्यान करिएगा। इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं। वाराणसी में बना है, 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर यूपी है। हाल ही में रोम स्थित UNDROIT यूनिड्राइट की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला उमा शेखर है। कौन सा? उमा शेखर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन है? हरियाणा। यानी गीता महोत्सव जो हुआ है ना, उसमें भागीदार राज्य कौन है? हरियाणा। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। भागीदार राज्य है असम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप हमारे ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज में। जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे, उसका ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।